हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकता गुप्ता और आज का टॉपिक है द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो हम इसमें ये जानेंगे कि जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है वो फाइनली फोर्स में कैसा आया, क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसे एक्ट्स एग्जिस्ट करते थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन। बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि इंडिया में लीगल प्रोफेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, बट फिर भी हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशन या लॉज एग्जिस्ट करते थे वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते थे, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स डिस्क्रिपेंसी अराइज होती थी। बट फिर भी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो लॉज एग्जिस्ट करते थे जो यूनिफॉर्म नहीं थे, बट फिर भी वो रेगुलेट करते थे लीगल प्रोफेशन को, वो कौन कौन से थे। एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो है वो उसने कई हद तक जो लीगल प्रोफेशन है उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते थे उसे बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म करने की कोशिश की। बट उससे पहले कौन से लॉज एग्जिस्ट करते थे? सो फर्स्ट इज लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट ऑफ 1879। जैसे हम देख सकते हैं इसका ईयर है 1879, यानी कि ये जो एक्ट है वो ब्रिटिशर्स जब थे इंडिया में तब इनैक्ट हुआ था, तब इसको फोर्स में लाया गया। और इसका पर्पस क्या था कि जब लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 आया ना, तो हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, जैसे एडवोकेट्स, वकील्स, प्लीडर्स, मुख्तार्स, रेवेन्यू एजेंट्स। और ये जो सारी जो कैटेगरीज है ना उनके लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो अब क्या हुआ कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है 1879, उन्होंने इन कैटेगरीज को एज इट इज रहने दिया। बट इस एक्ट ने क्या किया, ये सोचा कि हम थोड़े यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं इन सारी कैटेगरीज के लिए विद रिस्पेक्ट टू इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, इनका एनरोलमेंट कैसे होगा, सर्टिफिकेट्स कैसे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये सारी कैटेगरीज हैं, तो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 जब फोर्स में आया, उसने एक जैसा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, एक जैसा सर्टिफिकेट, एक जैसा एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट्स बना दिया सारे एडवोकेट्स के लिए, वकील्स के लिए, प्लीडर्स के लिए, मुख्तार्स के लिए, रेवेन्यू एजेंट्स के लिए, ताकि इन कैटेगरीज के विद इन ही थोड़ी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, एनरोलमेंट एक्सेट्रा। बट अब 1961 में एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया और उसने क्या किया, ये जो सारी जो डिफरेंट कैटेगरीज है ना उसको एक साथ बंद कर दिया और सिर्फ एक कैटेगरी ले आया, एडवोकेट्स। यानी कि जो भी अब लीगल प्रैक्टिशनर है वो एक ही कैटेगरी में आ सकता है, एडवोकेट। उसकी ऐसी कोई अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, एडवोकेट्स, वकील, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट्स, ये कोई अलग अलग कैटेगरीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है आफ्टर एडवोकेट्स एक्ट 1961, जिसे हम एडवोकेट कहते हैं। देन जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है 1879, उसके जो भी प्रोविजंस है वो धीरे धीरे हमने रिपील करते गए। बट 2023 आने तक इसके सारे जो प्रोविजंस है वो रिपील हो गए और अब ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 फोर्स में नहीं है। ये कुछ भी रेगुलेट नहीं करता, सब कुछ जो है वो आगे जो लॉज आए हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 और जो बाकी लॉज आए हैं वो गवर्न करते हैं। नाउ केम द इंडियन बार काउंसिल एक्ट ऑफ 1926। अब 1926 से पहले क्या सिनेरियो था कि जो अलग अलग हाई कोर्ट्स थे ना, उन्होंने अपने खुद के रूल्स लॉज बनाए गए थे कि कैसे हम एडवोकेट्स को रेगुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मैटर्स, जैसे कैसे एनरोलमेंट होगा, क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर फॉलो करना है तो क्या क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उस सब चीज़ों में। तो इसलिए हर एक हाई कोर्ट का अपना खुद का रेगुलेशन या रूल होता था, तो इसलिए कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 ने क्या किया, इसने हर एक हाई कोर्ट के लिए एक बार काउंसिल एस्टैब्लिश कर दिया। बार काउंसिल हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोफेशनल बॉडी है जिसके मेंबर्स लॉयर्स भी थे। तो लॉयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स है उनमें उनका भी सेम, जैसे क्या एनरोलमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसमें लॉयर्स खुद भी जो है वो रेगुलेट कर सकें, उसमें वो खुद भी बोल पाए, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। बट इसकी लिमिटेशन मेजर ये थी कि जो इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 था वो सिर्फ उन एडवोकेट्स पे एप्लीकेबल था जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने आपको ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी कि लीगल प्रैक्टिशनर्स की डिफरेंट कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है, जैसे वकील हो गए, मुख्तार्स हो गए, एटसेट्रा। तो वो जो कैटेगरीज थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी, बट उनको ये एक्ट बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करता था। ये एक्ट किसको रेगुलेट करता था? सिर्फ ऐसे एडवोकेट्स को जो प्रैक्टिस कर रहे थे हाई कोर्ट में। But Indian Bar Council Act 1926 was also later repealed by the Advocates Act of 1961. अब ये जो भी हमने सारे एक्ट्स की बात की, कुल मिला के जो दो एक्ट्स की बात की, वो आपने नोटिस किया होगा कि वो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट थे। अब हमारी इंडिपेंडेंस हो गई, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हो गया। तो अब हमें लगा कि जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना एडवोकेट्स को रेगुलेट करने के लिए, तो वो ऐसे होने चाहिए कि वो यूनिफॉर्म हो कई हद तक। तो इसलिए 1950 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड मीटिंग हुई, जो एक
ऐसा ग्रुप समझ सकते हैं, ऐसा बोर्ड समझ सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को। तो इसकी मीटिंग हुई मेड्रॉस में और उन्होंने क्या रखा कि हमें एक ऑल इंडिया बार की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा पॉसिबल था कि हर एक हाई कोर्ट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। तो इट इज पॉसिबल कि एक एडवोकेट जो एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है वो दूसरा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, क्योंकि दूसरा हाई कोर्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू एनरोलमेंट या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑल इंडिया बार क्या करेगा, एक सिंगल रिक्वायरमेंट कर देगा ताकि जो एडवोकेट है वो कहीं पे भी प्रैक्टिस कर पाए, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाए। उसे ये ना देखना पड़े कि अरे नहीं, इस हाई कोर्ट में तो ये क्वालिफिकेशन नीडेड है, दूसरे हाई कोर्ट में दूसरी क्वालिफिकेशन नीडेड है। तो एक कॉमन एनरोलमेंट, कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही सेट ऑफ रूल जो है वो रेगुलेट करेंगे। एंड यूनिफॉर्म एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इन लॉ एग्जामिनेशन, यानी कि बेसिक कंपीटेंस हमें इंश्योर करनी है। जो भी लोग लॉ एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो अच्छा खासा हाई स्टैंडर्ड सेट किया। देन मई 1950 में मेड्रॉस प्रोविंशियल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इट वाज प्रिसाइडेड बाय एस वरदाचार्य। एंड इसमें क्या हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, गवर्नमेंट को बोला गया कि आप एक कमेटी सेटअप करिए ताकि जो ऑल इंडिया बार सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हो पाए जल्द से जल्द। तो 12 अप्रैल 1951 को एक बिल इंट्रोड्यूस किया श्री सैयद मोहम्मद अहमद काजमी ने, ताकि इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 है उसमें हम जो भी हमें अमेंडमेंट्स करने हैं, इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश, यानी कि ऑल इंडिया बार की तरफ या जो भी चीज़ें हैं हमें लानी है उसके लिए हम अमेंडमेंट्स कर पाए, तो इसके लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अगस्त 1951 में जो हमारे दो दिन लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने बोले कमेटी ऑफ इंक्वायरी बैठेगी जिसको हम ऑल इंडिया बार कमेटी कहेंगे। एंड ऑल इंडिया बार कमेटी जो है इट वाज हेडेड बाय जस्टिस एस आर दास ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट फिगर्स थे। अब इस ये जो ऑल इंडिया बार कमेटी थी, इसके इसका इंपॉर्टेंट टास्क क्या था, ये देखना था कि आप क्या चाहते हैं। जो मैंने बोला था कि डिफरेंट कैटेगरीज और लीगल प्रैक्टिशनर्स एग्जिस्ट करती है, जैसे एडवोकेट्स हो गए, वकील, प्लीडर्स। तो आप क्या चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहें या फिर आपको उसको डिसकंटिन्यू, एक्सटिंग्विश करना है पूरी तरीके से। और ये भी आपको देखना है कि क्या आपको सिर्फ एक नेशनल बार काउंसिल, यानी कि पूरा एक कंट्री के लिए सिर्फ एक ही बार काउंसिल होना चाहिए, या फिर आपको स्टेट बार काउंसिल्स भी चाहिए। कि एक तो होगा ही, एक नेशनल लेवल पे एक बार काउंसिल तो होगा, बट स्टेट्स ताकि अपना खुद का भी रेगुलेट कर पाए तो स्टेट बार काउंसिल भी आपको चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या सेपरेट बार काउंसिल होना चाहिए या फिर नहीं। तो ये जो ऑल इंडिया बार कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 30 मार्च 1953। और उसने क्या क्या बोला कि उसने बोला कि स्टेट बार काउंसिल्स होने चाहिए, साथ में एक ऑल इंडिया बार काउंसिल भी होना चाहिए एज द एपिक्स अथॉरिटी। यानी कि जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है, आपने देखा होगा कि एक नेशनल लेवल पे हमने एक बार काउंसिल एस्टैब्लिश कर दिया जो कि एपिक्स बॉडी होगी, जिसके हिसाब से सारी जो स्टेट बार काउंसिल है वो फंक्शन करेगी। Then this continents of different categories and only one category called advocates। जो भी मैंने आपको ऊपर कैटेगरीज बताई थी कि वकील थे, एडवोकेट थे, मुख्तार थे, अब वो सब हमने एक्सटिंग्विश कर दिए। अब सिर्फ एक ही कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, एडवोकेट्स। Then separate bar council for the Supreme Court of India was also recommended and established। अब जो भी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए उसके बेसिस पे एडवोकेट्स बिल जो था उसको हमने प्रिपेयर किया 1961 में। एंड देन फाइनली इस बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जो कि बन गया एडवोकेट्स एक्ट 1961। और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के फिर हम क्या फीचर्स बोल सकते हैं, यही फीचर्स बोलेंगे कि इसने क्या क्या स्टैब्लिश कर दिया। जैसे एक यूनिफॉर्मिटी ये पूरा ले आया एक नेशनल लेवल पे हमारा एक बार काउंसिल एस्टैब्लिश हो गया, स्टेट बार काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश हो गए, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज एग्जिस्ट करती थी उन सबको एक्सटिंग्विश कर दिया, एक सिंगल कैटेगरी यानी कि हमारा एडवोकेट्स ये ले आया। So this was all regarding the Advocates Act 1961। हमने ये पढ़ा कि जो Advocates Act 1961 है वो कैसे फोर्स में आया, उससे पहले क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और बिल्कुल भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के मामले में। बट जैसे कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 आया तो हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी ताकि एक थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी तो एटलीस्ट आ सके विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ लॉ प्रोफेशन इन इंडिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ड्यूटीज एंड फंक्शंस होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।